अच्छा, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, एनालिसिस ऑफ बीम कॉलम्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंबाइंड लोडिंग हो तो उस केस में से भी हमने पहले मैथ से पहले देखा था एक्सियली लोडेड मेंबर्स इन टेंशन, राइट। हमने टेंशन के अंदर जो मेंबर्स लोडेड होते हैं उनको कंसिडर किया था, सिर्फ टेंसाइल लोडिंग थी। फिर हमने कॉलम्स के अंदर सिर्फ सिर्फ एक्सियल लोडिंग कंसिडर की थी। अब हम ऐसे मेंबर्स कंसिडर करेंगे जिनमें कंबाइंड लोडिंग होगी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे ही हुआ करता है। जैसे हम कॉलम्स अज्यूम करते हैं, हम ये assumption हमारी होती है कि वो कंसेंट्रिकली लोडेड है, ठीक है, और उनको हम डिजाइन कर देते हैं जितना डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है। लेकिन क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? खबर तो पूछना हमारे चाहते शायद। खबर क्या पूछ रहे हो? नहीं, मुरसलीन तो भाई कुछ नहीं खबर, पूछा मैंने। अच्छा। तो हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, हमारे पास जो कॉन्क्रीट कॉलम्स हैं, इसे हमेशा हमें ये कहता है कि आपने उसके अंदर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी कंसिडर करनी होती है। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? लोड बिल्कुल सेंट्रॉइड पे नहीं होता कॉलम के। जब वो सेंट्रॉइड पे नहीं होता तो उसका जो ऑफसेट होता है ना सेंट्रॉइड से, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। और उस एक्सेंट्रिसिटी की वजह से आपके पास एक मोमेंट जनरेट होता है। तब आपके पास कॉलम के अंदर एक्सियल लोड भी है और उसकी एक्सेंट्रिसिटी की वजह से मोमेंट भी है, राइट। तो अब कंबाइंड लोडिंग आ गई है। तो इसीलिए तो आपको हमेशा ये रिकमेंड करता है कि आपने इस कंबाइंड लोडिंग पे ही डिजाइन करना है अपने नंबर को। मैं कंक्रीट की बात करूँ तो इसी तरह एक्सेंट्रिसिटी लाजमी आ जाती है। यू कैंट मेक इट परफेक्ट, ठीक है। आपका हमेशा कोई ना कोई एक्सेंट्रिसिटी रह जाएगी, जितनी आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो अब हम इसी तरह का ये बीम कॉलम टर्म जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो एक्सियली कंप्रेशन में होता है और साथ ही इसके अंदर ट्रांसवर्स बेंडिंग भी होती है। जैसा कि आपके पास एक कॉलम है जो उसका जिसका जो ऊपर से लोड है वो ऑफसेट हुआ हुआ है फ्रॉम द सेंट्रॉइड, जिसकी वजह से मूवमेंट भी है, बेंडिंग भी है। और आपके अंदर वो भी है, उसके पास एक एक्सियल लोड भी है उसके ऊपर। तो उन्होंने पहले हमें बेंडिंग प्लस टेंशन की एग्जांपल दी हुई है। ऐसे देखो, ये वाला केस है जिस पे लोड सेंट्रॉइड से एक डिस्टेंस पैक कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास टेंशन में भी है और एक मोमेंट भी जनरेट हुआ हुआ है। ये आपके पास बीम है। यहाँ पे इस पे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है जो इसके अंदर बेंडिंग इंड्यूस करवाएगी और साथ टेंशन भी है। तो अब यानी हम कंबाइंड लोड्स देख रहे हैं इस स्लाइड सेट के अंदर। हम पहली एग्जांपल जो है उसके अंदर, एक मिनट पहले, हाँ। अच्छा, हमारे पास टोटल 4 एग्जांपल हैं इस स्लाइड के अंदर। अब 2 क्राइटेरियन पूरे उसमें यूज होंगे। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, आपके पास जब फुली कंसेंट्रिक लोड होता है तो कोई आपके पास मोमेंट जनरेट नहीं होता। और आपके पास क्या कहते हैं, अगर एक्सेंट्रिसिटी आ जाए तो आपके पास मोमेंट्स जनरेट होते हैं। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है पी डेल्टा इफेक्ट्स का। नाम हुआ था ये देखो आपके पास, ये एक बीम है, ठीक है, उस पर मोमेंट अप्लाई हुआ हुआ है, ये लोड अप्लाई हुआ हुआ है। अब अगर तो वो कॉलम सिलेंडर है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आएगी। वो जो डिफ्लेक्शन आएगी ना, वो एक नया मोमेंट जनरेट करेगी। तो पी एन टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, ये एक नया मोमेंट जनरेट हो रहा है। इनिशियल मोमेंट बीम, आपका एक कॉलम है, बीम कॉलम है, ठीक है, आपके पास इनिशियल मोमेंट कितना था, एम एन टी था इसके ऊपर। आपके पास गोइंग टू द डिफ्लेक्शन पी एन टी टाइम्स डेल्टा, एक नया मोमेंट जनरेट हो गया है। तो अब आपकी जो डिमांड है ना मोमेंट की, वो क्या कहते हैं, सिर्फ एम एन टी नहीं है बल्कि एम एन टी प्लस पी एन टी डेल्टा। तो इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स, ठीक है। ये आपके पास एक दूसरा मोमेंट जनरेट हुआ है। ये आपके पास इनिशियल मोमेंट था और ये एक सेकंड ऑर्डर मोमेंट जनरेट हो गया पी एन टी डेल्टा एस। आप डॉक्स में जो है इनको पता होगा इसका। हम पहले चेक करते हैं कि हमारा फ्रेम ब्रेस्ड है या अनब्रेस्ड है। उसके बाद फिर हम आगे चेक करते हैं कि दोनों फ्रेम, अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस ब्रेस्ड है तो उसमें स्लेंडरनेस कंसिडर करनी है या नहीं करनी। अगर तो स्लेंडरनेस कंसिडर करनी होती है ना, फिर हम क्या कहते हैं, यानी इन हम अगर स्लेंडरनेस को कंसिडर करने का मतलब ये है कि हम इन मोमेंट्स को इंक्लूड करें अपने एनालिसिस के अंदर। और अगर स्लेंडरनेस को इग्नोर करें तो इसका मतलब है इन मोमेंट्स का कंट्रीब्यूशन मिनिमल है और उन्हें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं। और इनको कंसिडर करना है या नहीं करना, स्लेंडरनेस को इग्नोर करना है या नहीं करना, वो कंडीशनल होता है कुछ चीजों पे। बहरहाल इस स्लाइड सेट के अंदर हमने उन कंडीशंस को डिस्कस नहीं किया। अब हम पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल से पहले ये दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन H11A और एक इक्वेशन H11B। तो अब देखो, मैंने बताया था ना ये वाला, बल्कि डिस्कस किया हुआ है। एक मिनट, उस फॉर्म में नहीं किया जिसमें हमने डॉक्स में किया था। ये देखो, ये जो है ना आपके पास, अगर हम इसे कंसिडर करें, ठीक है, इन द एनालिसिस, तो इसका मतलब है हम सेकंड ऑर्डर एनालिसिस कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर एनालिसिस कब करने की जरूरत है? जब ये वाली कंडीशंस वायलेट होंगी। अब अगर आपके पास पी आर ओवर पी सी, मैं बताता हूँ ये टर्म्स रिप्रेजेंट किसको कर रही है। पी आर ओवर पी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड है। और पी आर ओवर पी सी लेस देन 0.2 है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड है।
तो अगर तो आपके पास इस इक्वेशन का आंसर 1 से कम आ रहा है या उसके इक्वल आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस सफिशिएंट है, ठीक है। यानी आपको सेकंड ऑर्डर एनालिसिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यू कैन इग्नोर दिस मोमेंट, ठीक है। ये वाला मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये एक आपके पास अनब्रेस फ्रेम है, यानी इसके लिए साइड्स पे आएगा, और इन स्लाइड्स के अंदर हमने साइड्स पे को कंसिडर नहीं किया हुआ, हमने जितनी एग्जाम्पल्स की हैं ब्रेस फ्रेम की ही की है। तो अगर तो आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस इज सफिशिएंट। जब फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस सफिशिएंट है तो आप सेकंड ऑर्डर एनालिसिस यानी सेकंड ऑर्डर मोमेंट्स नहीं कंप्यूट करोगे, उनको इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये कंडीशन है जिसके थ्रू हम जज करेंगे कि हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस या नहीं करना। और अगर पी आर ओवर पीसी कम है तो फिर आपके पास ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, 0.2 से कम है। और अगर ये वॉयलेट होगी तो फिर आपके पास सेकंड ऑर्डर एनालिसिस रिक्वायरमेंट होगी उसकी। फिर अब यहाँ पे पी आर क्या है, लोड की डिमांड है, पीसी क्या है, कैपेसिटी आपके मेंबर की फॉर द लोडिंग। एमआरएक्स क्या है, मोमेंट डिमांड इन अलोंग एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है उसकी डिमांड, और ये कैपेसिटी एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिमांड है, और ये वाई एक्सिस के अबाउट जो कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम हमारा इसमें टारगेट ये होगा कि हम अल्टीमेटली जज करें कि फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस कंसीडर करना है या नहीं करना, पहली दो एग्जांपल्स के लिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, a 50 KSI W12 into 40 tension member with no holes is subjected to the axial loads PD is equal to 25 kips and PL is equal to 30 kips, as well as the bending moments MDY is equal to 10 kip feet and MLY is equal to 25 kip feet। अब इस मेंबर के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट्स नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस के बाद मोमेंट्स हैं। इज द मेंबर सेटिस्फैक्टरी इफ LB इज लेस देन LP, और सेटिस्फैक्टरी इस लिहाज से कि हमें वो करना है या नहीं करना इन इक्वेशंस के मुताबिक। अब आपके पास पहले पहले हमने डिमांड कंप्यूट की 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड से, फिर आपने मोमेंट कंप्यूट किया 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, सबके पास लोड की डिमांड आ गई, आपके पास मोमेंट की डिमांड आ गई। अब हमें कैपेसिटी चाहिए अपने उसकी कॉलम बीम कॉलम की, तो हमारे पास कौन सा है, W12 into 40 है, और हमारे पास इसकी के की वैल्यू, अच्छा हमारा जो मेंबर है वो कौन सा है, W12 into 40, 12 into 40। तो हमारे पास इसकी वो कितनी है लेंथ, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं वो अगली एग्जाम्पल्स की बात करता था, अभी हमें टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसकी जो कैपेसिटी है ना वो दो निकालेंगे। एक हम निकालेंगे इसकी यील्डिंग एट क्रॉस सेक्शन, और एक हम निकालेंगे इसकी, क्योंकि टेंसाइल मेंबर है ये तो, और दूसरा हम निकालेंगे रप्चर एट इफेक्टिव नेट एरिया। इस पे हम तब जाएंगे जब हमारा वो होगा कंप्रेशन मेंबर, अभी तो हम टेंशन प्लस बेंडिंग के अंदर है। तो पहले पहले यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, वो किसकी इक्वल होती है, फाई एफ आई ए जी के। एफ आई के यील्ड स्ट्रेंथ है और ए जी के ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया आपके पास सेक्शन कौन सा है, W12 into 40, इसका मैनुअल से निकाल लेना, 11.7 इंच के इसका ग्रॉस एरिया। तो हमने इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ निकाली, वो कितनी आई, 526.5 किप्स। फिर हमने रप्चर एट ए को कंसिडर किया, हम यू की वैल्यू 1 लेंगे टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है। आपके पास होल्स नहीं है, इसका मतलब है ग्रॉस एरिया नेट एरिया आपस में इक्वल है, और अगर यू की वैल्यू 1 आपके पास है तो इसका मतलब है इफेक्टिव एरिया ही ग्रॉस एरिया के इक्वल हो गया। तो हमने कैपेसिटी निकाली फॉर रप्चर, एफ यू हमारे पास कितना है, 65 की एस आई है, 50 के अगेंस्ट 65 की एस आई होता है ना, और ए की वैल्यू कितनी है, 11.7, जो कि क्रॉस एरिया था बेसिकली। आपके पास रप्चर में कैपेसिटी कितनी है, 570.37 किप्स, और यील्डिंग में कितनी कैपेसिटी है, 526.5 किप्स। तो गवर्निंग कैपेसिटी हमारे पास कौन सी है, द लेसर वन, 526.5 किप्स। तो ये हमारे पास लोड के अंदर कैपेसिटी आ गई अपने सेक्शन की। लोड की डिमांड कितनी थी, 78 किप्स, और हमारे पास लोड में कैपेसिटी कितनी आ रही है, 526.5 किप्स। तो अ, अच्छा हाँ, फिर आगे हम मोमेंट कैपेसिटी निकालते हैं। मोमेंट कैपेसिटी के लिए उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उसकी अनब्रेस्ड लेंथ दी हुई है, बल्कि बताया हुआ है कि अनब्रेस्ड लेंथ जो है ना वो आपके पास LP से कम है। तो जब LB की वैल्यू LP से कम होती है तो हमारी फर्स्ट जोन होती है, यानी फुल प्लास्टिक रिस्पॉन्स होता है। फुल प्लास्टिक रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास मोमेंट कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है, यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और पीछे इफेक्ट ऑफ सेफ्टी।
तो 50 यील्ड स्ट्रेंथ है, सेक्शन मॉडुलस इसका मैनुअल से निकालेंगे हम, वो 16.8 आ गया। और 5.9 है, तो हमारे पास मोमेंट के अंदर कैपेसिटी भी अपने सेक्शन की आ गई 63 किप फीट, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास मोमेंट्स किस एक्सिस के अबाउट थे, वाई एक्सिस के अबाउट थे, तो आपने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी कौन सा वाला लिया, जी वाई लिया, ठीक हो गया। तो हमने मोमेंट की कैपेसिटी निकाल ली और शुरू में मोमेंट की डिमांड निकाली थी। हमने एक्सियल कैपेसिटी निकाल ली उसकी 526.5 किप्स, और उसकी डिमांड भी शुरू में निकाली 78 किप्स। अब हम पी आर और पीसी की रेशियो लेंगे, ठीक है। पी आर क्या था, द लोड डिमांड 78 किप्स, और पीसी क्या है, द लोड कैपेसिटी, जो कि हमारे पास यील्डिंग वाली बन रही थी। ब्लॉक शेयर को इसमें हमने नहीं कंसिडर किया। और हमारे पास क्या कहते हैं वो, पीसी कितनी होगी, 526.5। मेरा ख्याल है होल्स नहीं है, तो शायद इसलिए कंसिडर नहीं किया ब्लॉक शेयर को। तो पी आर पी सी का हमने रेशियो लिया, वो 0.148 आ गई, जो कि 0.2 से कम थी। जब 0.2 से हमारे पास रेशियो कम है, तो हम किस केस पे जाएंगे, केस नंबर 2 पे जाएंगे। अब केस नंबर 2 हमारे पास ब्लॉक क्या, शेप उसमें क्या है, क्या, ब्लॉक शेप क्यों नहीं कंसिडर किया? यानी उसमें तो हमारे पास कंबाइंड शियर फेलियर रहता था और टेंसाइल फेलियर रहता था ना, और शियर फेलियर लॉन्ग द बोल्ट्स होता था। तो उन्होंने कहा होल्स है ही नहीं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कंफर्म नहीं है, चेक कर लेना गूगल पे। अच्छा, तो पी आर ओवर टू पी सी प्लस एम आर एक्स ओवर एम सी एक्स प्लस एम आर वाई ओवर एम सी वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ पर एम आर एक्स और एम सी एक्स दोनों जीरो हैं, क्योंकि हमारे पास, यानी एम आर एक्स जीरो है ना, आपके पास कोई डिमांड ही नहीं है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फॉर द मोमेंट, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग डिमांड है। तो ये वाली टर्म जीरो होगी। पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 78 किप्स है। पीसी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 526.5। और एम आर वाई आपने कितना निकाला है, 52। और उसकी कैपेसिटी कितनी है आपके पास है मोमेंट की, 63 किप फीट। तो इसका जब हमने आंसर निकाला, 0.89 से कम आ रहा है, तो इसलिए हमारा सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है। अगर ये 0.1 को वायलेट करा होता, तो फिर वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता। तो हमने सेटिस्फैक्शन इसकी जज कर ली है। एक बार इसको देखो, मैं जरा 1 मिनट आता हूँ। हम्म। तो कोई क्वेश्चन है उसमें, उस क्वेश्चन में। एलपी और एलआर वाला दोबारा बता दो जरा। एल पी और एल आर वाला क्या, उसकी रेंज। नहीं, वो एक तो तुम पहले स्क्रीन शेयर करो।
हाँ क्या है इसमें हमजा? स्क्रीन नहीं शेयर हुई। शुरू हुआ है। हो रही है? हाँ वो खोलो अपने नोट्स। हम्म। ये जो ऊपर लिखा है एल पी लेस देन एल पी लेस देन एल पी जोन वन, ये क्या सीन है? कौन सा लेक्चर था वो? लेक्चर 7 में था। लेक्चर 9। नहीं, ये देखो, अगर आपके पास एल पी की वैल्यू से अनब्रेस्ड लेंथ कम हो ना, ठीक है, एलपी की वैल्यू से अनब्रेस्ड लेंथ कम हो, तो आपकी प्लास्टिक प्लास्टिक जोन होती है। प्लास्टिक जोन में मोमेंट कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, उसका फार्मूला होता है यील्ड स्ट्रेंथ इनटू द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो वही हमने किया है यहाँ पे। तो ये कहाँ लिखे हैं फॉर्मूले सारे जो तुमने बताइए एक बार? यार ये तो मैंने हमसे पूरा लेक्चर दिया है इस पे, उन्हीं में है सारा। और यहाँ पे भी देखो, इधर तो ये एम पी वाई इन्होंने डायरेक्ट टेबल से लिया, लेकिन फार्मूला तो अच्छा वही है सारा। पिछले किसी लेक्चर में बताया हुआ है। हाँ हाँ, पूरा लेक्चर है इस पे। चलो सही है, बोलो, ठीक है। बाकी समझ आ गई? हम्म। अब हम अगली एग्जांपल पे आते हैं। A W10 into 30 tensile member with no holes consisting of 50 KSI steel and with unbraced length 12 feet is subjected to the axial service loads PD is equal to 30 kip and EL is equal to 50 kip and to the service moments MDX is equal to 20 kip feet and MLX is equal to 40 kip feet. If CB is equal to 1 is the member satisfactory. अब हमें ऑलरेडी पता चल गया इन्होंने CB की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब है आपके पास मोस्ट लाइकली सेकंड या थर्ड वाला जोन बनेगी। अच्छा, अब आपके पास इसके अंदर दोबारा हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले पहले हमने डिमांड निकाली लोड्स की। अब इस केस में हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स हैं, कोई मोमेंट्स हमारे पास नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक हो गया? तो हमने डिमांड निकाली, मोमेंट की हमने डिमांड निकाली, उसकी लोड की 1.2 टाइम्स प्लस 1.6 टाइम्स से। उसके बाद हमने इसकी ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग निकाली। एफ वाई कितना था? 50 के एस आई था, हमें गिवन है ये। और ए जी की वैल्यू इस सेक्शन के लिए हम मैनुअल से ले लेंगे। वहां से हमारे पास कितनी आ गई? इसकी कैपेसिटी आ गई। ये वाली कैपेसिटी मैंने चेक की थी, ये रप्चर से कम आ रही थी, तो इसलिए ये गवर्निंग है। रप्चर के लिए यू पहले मान ली थी, कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है? अब आपके पास उन्होंने हमें अनब्रेस्ड लेंथ कितनी दी है? इसकी 12 फीट दी है। तो W10 into 30 को हम चेक करते हैं, कितना बनता है वो। W10 into 30, कितनी है मोस्टली? कहाँ से निकाल रहे थे ये? फॉर्मूला शीट खोल लो रेहान अभी। फॉर्मूला शीट? हाँ ये सही है। कौन सा सेक्शन है हमारे पास? 10 into 30। ये 10 into 30, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी एल पी की वैल्यू कितनी है? 4.84 है, और एल आर की वैल्यू कितनी है? 16.1 है। तो हमारे पास कितनी अनब्रेस्ड लेंथ है? 12 फीट है। तो यानी हमारी वैल्यू एल पी और एल आर के बीच में आ रही है, इसका मतलब है जोन 2 है, राइट? तो जोन 2 के लिए हमारे पास मोमेंट का क्या फॉर्मूला था? ये वाला जो हमने पिछले उसमें लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब सीबी की वैल्यू उन्होंने 1 दी हुई है, 5 bmp एक सही से आ जाएगा। ये 137 देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया? और आपके पास बी एफ बेंडिंग फैक्टर भी यहीं से आ जाएगा। वो कितना है हमारे पास? 4.61 है, बेंडिंग फैक्टर भी आ गया।
और एलपी गिवन एलपी में वहीं से ले लिया, तो हमारे पास मोमेंट में कैपेसिटी कितनी आ गई, 104 किप फीट आ गई। अब हमने दोबारा पी आर और पीसी निकाली, 116 डिवाइड बाई 397.8, तो अब हमारी वैल्यू 0.2 से आ रही है। अब हमारा सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास कौन सी एप्लीकेबल इक्वेशन होगी, ये वाली, ऊपर वाली जो है। तो एम आर एक्स ओवर एम सी एक्स, एम आर एक्स ओवर एम सी एक्स प्लस एम आर वाई ओवर एम सी वाई, इसमें हमारे पास वाई की अबाउट मोमेंट जीरो, जीरो मोमेंट डिमांड थी, तो ये वाली टर्म ऑलरेडी जीरो हो गई, ठीक है। ये 88 डिवाइडेड बाई इसकी कितनी कैपेसिटी है, 104 के फीट, और ये 116 डिवाइड बाई 397.8, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास, का मतलब है सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। हमने ये बताना था कि मेंबर सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, वो 1 की लिमिट को वायलेट कर गया। तो ये हमने सेक्शंस की ऐसे मेंबर्स जो टेंशन में भी थे और बेंडिंग में भी थे, वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं है, वो हमने चेक किया इन दो एग्जांपल्स के अंदर। और प्रोसीजर ये आपने डिटरमिन करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन वैलिड है। फिर जो सी चीजें रिक्वायर्ड है आपने वो सारे निकालनी है। क्या क्या रिक्वायर्ड है, डिमांड्स लोड की, और उसकी लोड की डिमांड, लोड की कैपेसिटी कितनी है आपके सेक्शन की, फिर जिस एक्सिस की बहुत मोमेंट है उसकी मोमेंट डिमांड कितनी है, उसकी मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए आपको जज करना पड़ेगा कौन सी जोन के अंदर है वो। और फिर आप उस इक्वेशन में पुट करके देखोगे आंसर 1 से कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो आ रहे हैं तो सेक्शन ओके है, अगर नहीं आ रहे तो आपको फिर सेक्शन अपना रिवाइज करना पड़ेगा। तो इन दो में कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, आगे हम ये अब चीज करेंगे उसके लिए, कॉलम्स के लिए। दिन में कुछ है तो पूछ लो। बस ये आखिरी चीज है ना, खत्म ना इसके बाद? बस दो एग्जांपल्स हो रहे हैं फिर खत्म। मतलब मैं कह रहा लेक्चर तो आखिरी है ना? हाँ लेक्चर आखिरी है। चलो, अब हमारे पास कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे एक मिनट। ये कॉलम्स में हम सेकंड ऑर्डर एनालिसिस कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर यानी आपके पास बेंडिंग और कंप्रेशन साइमल्टेनियस थी, लेकिन बेंडिंग और टेंशन जब साइमल्टेनियस है ना, तो उसमें हम सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लाइन जो लिखी हुई है, यूजली फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस इज सफिशिएंट टू डील विद दीस टाइप्स ऑफ मेंबर्स, ये बेंडिंग प्लस टेंशन की बात हो रही है, बेंडिंग प्लस कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, और ये इक्वेशन ये जज करने के लिए नहीं है सेकंड ऑर्डर एनालिसिस करना है या नहीं करना है, ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है इसको जज करने के लिए है। मैं पहले गलत कह रहा था, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो दो है ना, इनसे आप जज करोगे कि मेंबर सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। और बेंडिंग प्लस टेंशन वाले जो मेंबर्स हैं उनमें हम फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस तक ही अपने आप को लिमिट करते हैं। सेकंड ऑर्डर कर लें तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही करते हैं, वो सफिशिएंट होता है। लेकिन बेंडिंग प्लस कंप्रेशन में हमें करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। और ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं ये एडिक्वेसी जज करेंगी आपके सेक्शन की। ओके, तो अब हम आते हैं बेंडिंग प्लस कंप्रेशन पे। तो हमारे पास जो लोड्स है ना उसमें, एक ब्रेस फ्रेम में, ठीक है, उनको हम पीएनटी और एमएनटी कहेंगे। ये आपके पास मोमेंट है, ये आपके पास लोड है, नो ट्रांसलेशन, ठीक है। वो स्वे और अनब्रेस्ड हम जब ले ही नहीं रहे तो फिर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, हमारी कोई एग्जांपल नहीं है इससे रिलेटेड। तो सेकंड ऑर्डर एनालिसिस की हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है, हम अप्रॉक्सीमेट मेथड्स की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि बाकी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने करना। यहाँ पे सर ने कहा था हम डायरेक्ट एनालिसिस मेथड परफॉर्म करेंगे। ये सारे फैक्टर्स जो है ना एग्जाम्पल के बेहतर समझ आएंगे, जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वाली दो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास होंगी मेन, लोड रिक्वायरमेंट की कौन सी है, एक पीएनटी है, और फिर एक जो सेकंड ऑर्डर एनालिसिस आएगी इस तरह मोमेंट की भी, एक ये वाली और एक ये वाली टर्म, दो टर्म्स हैं। और ये बीटा वन आपके पास है, सी एम ओवर वन माइनस एल्फा, पी आर ओवर पी वन, ये सारी एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। और ये आपको बताया हुआ है, ये हमने डॉक्स में पढ़ा भी है, आपके पास अगर सिंगल कर्वेचर में बेंडिंग हो ना कॉलम की, तो एक तो अप्लाइड मोमेंट प्लस ये जो पी डेल्टा फैक्टर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम मोमेंट आपके पास आता है जो एम प्लस पी एन टी डेल्टा की इक्वल होता है। लेकिन अगर आपके पास बेंडिंग डबल कर्वेचर के अंदर है, तो आपके पास, आप ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम जो है वो एम प्लस पी एन डेल्टा की इक्वल है, क्योंकि तो इसका ये लीनियर वेरिएशन आ रही है इसके अंदर। ये सी एम, ये सारे फैक्टर्स एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 फीट, W 12 into 96,
50 kSI steel is used as a beam column in a braced frame. उन्होंने braced frame बता दिया हमें. It is bent in single curvature with equal and opposite moments and is not subjected to intermediate transverse loads. Is the section satisfactory if PD is equal to 175 kips, PL is equal to 300 kips, and first order MDX is equals to 60 kip feet and MLX is equals to 60 kip feet. ये हमारे पास क्या कहते हैं स्टेटमेंट है. हमने बताना है कि सेक्शन हमारा सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं. अच्छा, पहले पहले हमने अपनी अभी डिमांड्स निकाली. अब हमारे पास उन्होंने देखो कहा हुआ है कि इज नॉट सब्जेक्टेड टू इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स लोड्स. जब इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स लोड्स नहीं है तो जो लोड की डिमांड निकालने वाली इक्वेशन है उसके अंदर ये टर्म ऑलरेडी जीरो होगी. ठीक है, हमारे पास पी आर पी एन टी इक्वल हो गया और कॉन्सिक्वेंटली ये टर्म भी हमारे पास जीरो होगी. तो हमारी मोमेंट की डिमांड जो होगी उसमें हमने उसको एम्पलीफाई करना होगा ओइंग टू द फैक्ट के सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं. मोमेंट को हम एम्पलीफाई करेंगे और लोड डिमांड वही रह जाएगी. ठीक हो गया. और ये वाली दोनों हमारे इग्नोर हो गए क्योंकि हम लेटरल लोड्स को कंसिडर नहीं कर रहे और फ्रेम भी हमारा ब्रेस्ड है. तो ये हमने पहले पहले इसकी वो निकाली लोड कॉम्बिनेशन से 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड. और इसी तरह मोमेंट की डिमांड निकाली. मोमेंट्स हमारे पास इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई के अबाउट तो नहीं है ना. हाँ ठीक है. तो हमने डिमांड्स निकाली. अब ब्रेस फ्रेम जब भी आपके पास होता है ना उसके अंदर के की मैक्सिमम वैल्यू 1 की इक्वल होती है. ठीक है, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप कंजर्वेटिव होगे. ठीक है, वो ब्रेस फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यू के की 1 होती है. अनब्रेस फ्रेम के अंदर के की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, वो ब्रेस फ्रेम में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो हम कंजर्वेटिव रहते हुए के की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं. ठीक हो गया. और ये पिन पिन कंडीशन के अंदर होता है. तो हमने की वैल्यू 1 लेनी है बिकॉज द फ्रेम इज ब्रेस्ड. और ब्रेस फ्रेम कैसे है आपको उन्होंने शुरू में बताया है. बीम कॉलम है ब्रेस फ्रेम. बीम कॉलम को क्या मतलब है, बेंडिंग भी है कंप्रेशन भी है. तो के की वैल्यू हमने 1 ले ली. अब हमारे पास के एल एक्स और के एल वाई हमने निकाल लिया. हमें हाइट गिवन है 12 फीट. ठीक हो गया. हमारे पास ये आ गया. अब हमने कैपेसिटी निकालनी है इसकी. तो कैपेसिटी निकालने के लिए भी अच्छा, यहाँ पे गिवन कौन सा है, होने चाहिए बल्कि डब्ल्यू कौन सा है, 12 × 96. 12 × 96 ये है W12 × 96. ठीक हो गया. अब हमारे पास के एल की क्या वैल्यू आई थी, 12 फीट आई थी. तो एक यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस डायरेक्शन. हमारी इफेक्टिव लेंथ इक्वल है एल एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट. हमारी कितनी आ रही है, 12 फीट आ रही है. 12 फीट के अगेंस्ट हमारी कितनी कैपेसिटी है एल आर एफ टी के मुताबिक, 1080. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आ गई, 1080. यहाँ से हमने स्टेबल से ले ली 1080 केप्स. तो ये हमारी लोड की कैपेसिटी है हमारे बीम कॉलम की. और ये लोड की डिमांड है 690 केप. अब चूंकि आपके पास पीएलटी वाली टर्म जीरो है क्योंकि कोई लेटरल लोड हमारे पास नहीं लग रहा, तो पी आर पी एन टी इक्वल हो गया, यानी 690 प्लस जीरो इक्वल टू 690. आपके पास लोड में डिमांड भी आ गई, लोड में कैपेसिटी भी आ गई. ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो ली वो 0.2 से ग्रेटर आ रही थी. तो इसका मतलब है हमने जब 0.2 से ग्रेटर आ गई है तो हम ये वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे ऊपर वाली जो है. अब हमने आगे एक फैक्टर निकालना होता है. तो अब हमने लोड मोमेंट के इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, ये वाला फॉर्मूला जो है. देखो, एक हमें लोड की रिक्वायरमेंट, लोड की डिमांड कितनी है और लोड की कैपेसिटी कितनी है, ये रिक्वायर्ड है. ठीक है. और इसी तरह आपके पास ये हमारे पास एक एक्सिस है ना सिर्फ, तो उस एक्सिस पे मोमेंट की डिमांड क्या है और मोमेंट की कैपेसिटी क्या है. अब हम मोमेंट की कैपेसिटी तो निकाल सकते हैं वहां से. एक मिनट मैं दिखाता हूँ. ये देखो, डिपेंडिंग ऑन द जोन आप मोमेंट की कैपेसिटी तो निकाल लोगे अपने सेक्शन की. ठीक हो गया.
तो यानी मोमेंट की कैपेसिटी निकालना भी इजी है। हम लोड की डिमांड और कैपेसिटी तो निकाल चुके हैं, अब फर्क रह गया सिर्फ लोड की मोमेंट की डिमांड का। मोमेंट की डिमांड हमने निकाल तो ली है 168 के फीट, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं, तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए एनालिसिस में हमें अपने मोमेंट को एम्पलीफाई करना होता है, उसको मैग्नीफाई करना होता है। तो अब हम 168 के फीट के मोमेंट को मैग्नीफाई करेंगे। ये देखो, हमने इसका आगे मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकाला 1.064, और हमारे पास डिमांड 168 के फीट से बढ़ के कितनी होगी, 178.8 के फीट। तो हम मैग्नीफिकेशन क्यों करें, क्योंकि हमारा कॉलम है, ठीक है, वो ब्रेस्ड है और उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है। तो अप्लाइड लोड और ये डिफ्लेक्शन जो आई है, इनके साइकिल्स बनेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, और इसकी वजह से आपके पास मोमेंट इनहैंस हो जाएगा। तो उस इनहैंस्ड मोमेंट को कंसिडर करने के लिए आप एक मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालते हो, ठीक है। आपके पास एक नया मोमेंट जनरेट हो रहा है ना, जो उसके अंदर ऐड हो रहा है इनिशियल मोमेंट के अंदर, तो उसे हम इंक्लूड कैसे करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर, हम एक मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, और मैग्नीफिकेशन फैक्टर को फिर अपने इनिशियल मोमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास एनहांस्ड डिमांड आ जाती है। ठीक हो गया। अब वो मैग्नीफिकेशन फैक्टर पूरा है सवाल के अंदर हमने निकालना है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए पहला पहला स्टेप है सी एम हमने निकालना है, एक्स एक्सिस के बाद, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लोड्स हैं, मोमेंट्स हैं एक्स एक्सिस के बाद, तो हम हर चीज एक्स एक्सिस के अबाउट ही करेंगे। इसका फॉर्मूला है 0.6 माइनस 0.4 m1 ओवर m2। देखो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया, सी एम का। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था, इट इज बेंट इन अ सिंगल कर्वेचर विद इक्वल एंड ऑपोजिट एंड मोमेंट्स। यानी अब देखो इस इक्वेशन के अंदर जो m1 है ना, ये m1 और m2, m1 आपके पास हमेशा छोटा होता है और m2 आपके पास हमेशा बड़ा होता है, और ये होते क्या है, ये फिक्स एंड मोमेंट्स होते हैं आपके कॉलम के। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो m1 और m2 आपके फिक्स एंड मोमेंट्स होते हैं, और इसमें m1 हमेशा स्मॉलर वैल्यू होती है, m2 हमेशा लार्जर होती है। तो अगर पेपर में यहाँ पे तो उन्होंने हमें वैसे ही कह दिया कि इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अगर आपके पास पेपर में डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो आपने न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू रखनी है, डिनोमिनेटर में आपने बड़ी वैल्यू रखनी है। m2 इज ऑलवेज द ग्रेटर मोमेंट। तो एक मिनट यार, मुझे बैटरी लो का नोटिफिकेशन दे रहा है, मैं चेंज करके आता हूँ। आवाज आ रही है मेरी अब? ऑडिबल हूँ, बता दो जल्दी से। आ रही हाँ जल्दी से बताओ। ऑडिबल। अच्छा, अब आपके पास m1 और m2 इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में कह दिया कि इक्वल है। वैसे अगर अनइक्वल है तो ऊपर आपने न्यूमरेटर में छोटी वाली रखनी है, डिनोमिनेटर में बड़ी वाली रखनी है, ठीक हो गया। और हमारे पास देखो इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इट इज बेंट इन अ सिंगल कर्वेचर, ठीक है। जब सिंगल कर्वेचर में बेंड होंगे ना आपके पास, ये देखो ये बेंड आपके पास सिंगल कर्वेचर है, ये बेंड आपके पास डबल कर्वेचर है, उन्होंने हमें सिंगल कर्वेचर कहा हुआ है। तो सिंगल कर्वेचर में आपने m1 और m2 के साथ ना इस इक्वेशन में नेगेटिव एक पुट कर देना, ठीक है, एक नेगेटिव पुट कर देना है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो हमारे पास में तो सिंगल कर्वेचर में बेंड था, तो हमने इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पुट कर दिया, दोनों इक्वल थे, तो इनकी समेशन 1 की इक्वल हो गई, ठीक है। तो हमने पहला पहला फैक्टर निकाल लिया सी एम एक्स। पहला स्टेप ये है। अगला स्टेप है आपने निकालना है पी ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी पता नहीं एल है या वन है क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर ई आई एक्स ओवर के वन एल एक्स स्क्वायर। के वन तो हमारे पास वन है, ठीक है, हमने शुरू में कह दिया था हमारा ब्रेस फ्रेम है, तो के की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी। एल एक्स हमारे पास गिवन है, हमें अपनी हाइट कितनी है कॉलम की, हमारे कॉलम है 12 फीट का, ओके। हमारे पास ये भी है, ये भी है। पाई स्क्वायर तो वैसे कांस्टेंट है। ई की वैल्यू स्टील के लिए 29,000 की एस आई होती है, और आई एक्स हमने उसे टेबल से निकाल लिया अपना वो जो था स्टील मैनुअल, और हमारे पास कितना आया डब्ल्यू डब्ल्यू 96 के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट 833 इंच की पावर फोर। अब यहाँ पे इन्होंने ना ई आई की वैल्यू को छेड़ा नहीं है, जबकि सर ने कहा था कि ई आई की वैल्यू ना आपने करनी होती है मॉडिफाई। और आपने ई आई की वैल्यू मॉडिफाई करनी कैसे होती है, ये देखो इस फॉर्मूले के अंदर ना ई आई स्टेरिक होता है बेसिकली, पाई स्क्वायर ई आई स्टेरिक, और ई आई स्टेरिक किसकी इक्वल होता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय टाउ बी मल्टीप्लाई बाय ई आई। ई आई जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये ये वाली वैल्यू 29,833, इन्होंने यही वैल्यू यूज कर दिया, ठीक है, जबकि हमने इसको इन दो फैक्टर से मॉडिफाई करना है। तो 0.8 तो कांस्टेंट है, टाउ बी निकालना है, हमें टाउ बी कैसे निकालेंगे, टाउ बी का फॉर्मूला स्लाइड में गिवन है ये। अगर तो अल्फा पी आर ओवर पी वाई 0.5 से कम है या उसके इक्वल है, तो टाउ बी की वैल्यू वन हो जाएगी। लेकिन अगर अल्फा पी आर ओवर पी वाई 0.5 से ग्रेटर है, ठीक है,
तो टॉ बी की वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन से निकलेगी। तब हमारे अल्फा पी आर ओवर पी वाई की वैल्यू क्या है? अब पहले पहले अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल है? एल आर एफ टी के अंदर अल्फा की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, ठीक है? तो हम एल आर एफ टी पे ही डिजाइन करें तो हम 1 लेंगे। अब हमें पी आर ओवर पी वाई की वो चाहिए रेशियो। तो ये हमारे पास कितनी बन रही है? अल्फा पी आर, ये वैल्यूज, इन वैल्यूज, वैसे ये वैल्यूज क्लास में हमने गलत निकाली थी। सर ने कहा भी था आप करेक्शन कर लेना इसके अंदर। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या वैल्यू बनेगी? एक मिनट। हमारे पास पी आर कितना था? ये क्वेश्चन कर रहे ये हैं सवाल स्लाइड्स ना? में गलत है। नहीं, स्लाइड्स में सही है। हमने क्लास में जब वो बच्चे वैल्यूज बता रहे थे ना सर को, तो उसमें गलती कर दी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो जब तुम कह रहे हो EI डायरेक्ट कंसिडर किया है। हाँ, स्लाइड्स के अंदर उन्होंने ई आई डायरेक्ट कंसिडर किया है, ठीक है? उसके लिए ये लाजमी करना है। और बाकी सारा सवाल ये इस नोट्स में रहता है, ठीक है? तो स्लाइड्स पे ही फोकस करना है, बस ये वाली वैल्यू मॉडिफाई करनी है आपने। जो ई आई स्टेरिक है ना, उसको 0.8 टाउ बी इंटू ई आई लेना है, ओके? तो यहाँ पे देखो, हमने कैपेसिटी इसकी टेबल से क्या रीड कर ली थी? 1269 किप्स हमने इसकी कैपेसिटी रीड कर ली थी। जबकि अभी हमने वहां से देखा है हमारी कितनी कैपेसिटी बन रही है। ये भी हमने निकाली थी यहाँ पे, कितने निकाली थी? ये 1080 किप्स बन रही है, तो यहाँ पे हमने 1269 ले ली थी, तो वो हमने गलती की थी। बाकी डिमांड तो आपके पास की कहते हैं सेम है। तो अब इसके हम रेशियो देखते हैं। अल्फा पी ओवर आर की क्या बन रही है? 690 डिवाइडेड बाई 1080। इसका आंसर आ रहा है 0.63। 0.63 आपके पास आंसर आ रहा है, यानी आपका अभी भी ग्रेटर ही है 0.5 से। तो हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है? इसमें पी आर हमारे पास डिमांड है, पी वाई हमारे पास कैपेसिटी है। इसको सॉल्व करेंगे, एक टाउ बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? वो वैल्यू इससे डिफरेंट होगी जो हमने अभी निकाली है 0.99, क्योंकि पी वाई हमारा चेंज हो गया कैपेसिटी। तो कोई फॉर इंस्टेंस 0.9 वैल्यू आ गई, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 0.9 वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम 0.9 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.8 कांस्टेंट है, और ई आई जो इनिशियल हमारे पास है 29,000 इंटू 833, इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कोई, ठीक है? उस वैल्यू का ना, ये जो मॉडिफाइड वैल्यू है ई आई की, उस मॉडिफाइड वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला जो है आपके पास, पाई स्क्वायर ओवर के वन एल एक्स स्क्वायर, देखो। और के हमारे पास कितना है? 12 फीट की इक्वल है। उसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया, वन स्क्वायर। और अभी वो ग्रुप में मैसेज भी आया हुआ था ना कि इस फॉर्मूले में पाई स्क्वायर मिसिंग है। तो क्लास में भी हमने मिसिंग पाई स्क्वायर से ही सारा सॉल्व किया था। ये देखो, यहाँ पे पाई स्क्वायर नहीं कंसिडर किया, लेकिन वो यहाँ बता रहा था ना पाई स्क्वायर कंसिडर करना है इसके अंदर। तो वो स्लाइड्स में भी हुआ हुआ है यहाँ पे पाई स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास पी ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें बस ई आई एक्स के ना मॉडिफाई करना है, ठीक है? इस इक्वेशन से 0.8 टाइम्स टाउ बी ई आई। और टाउ बी की वैल्यू आपके पास इस स्लाइड से आपको मिलेगी, ये वाली, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कौन सी है। ठीक हो गया? मुरसलीन, हम्म। ये पाई स्क्वायर कंसिडर करेंगे? बिकॉज मुझे याद है सर ने जब लेक्चर दिया था ना तो कोई रीज़न बताया था उसे ना लेने का। रीजन बताया था? अच्छा। हाँ, कोई फार्मूला था, 2 फार्मूलाज थे उन्हीं के अंदर, मैनुअल के अंदर। तो सर ने कहा था हम्म। मैंने जो पाई स्क्वायर के बगैर वाला है ना वो लिया है, उसका कोई रीज़न बताया था, बट अब मुझे वो याद नहीं आ रहा कि क्या बताया था। चलो, मैंने ये फिर मिस कर दिया था, मैंने सुना नहीं था। वैसे ग्रुप में क्या है? करेक्ट दिस फॉर्मूला ऑन पेज 3 ऑफ द फॉर्मूला शीट, देयर शुड बी पाई स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एज वेल, इट इज इनकरेक्ट इन द लेक्चर स्लाइड्स। और ये तो मॉडिफाई करने को कह रहे हैं, ये उनको ना आस्की का मैनुअली खोल लेते हैं। तो इक्वेशन कौन सी है? E85। वो कह तो रही है रहना ये दो है, ये वाली इक्वेशन वही होगी A85। नहीं तो दूसरी भी साथ लिखी होगी ना, वो देख लेते हैं कंडीशन की उनकी। मैनुअल भी रखा हुआ साथ ही। ये मैनुअल किधर पड़ा है मुरसलीन AISC का? तुमने म्यूट किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ, ये तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, पाई स्क्वायर ई आई स्टार और ई आई स्केजुअल मुरसलीन, रिजिडिटी आगे या रिक्वायर्ड टू पीछे यूज इन। करके देखो, हाँ, मैं वही चेक करता हूँ। पहले तो ये नेक्स्ट 0.8 पेज भी सर या कह रहे थे। प्रीवियस पे। सर ने ये भी कहा था 0.8 कंफर्म कर लेना, वो यहाँ से कंफर्म हो गया। अच्छा, और इसके अलावा
पता नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। उसके प्रीवियस पेज पे देखो, अगर नहीं है तो फिर शायद यही हो, बट सर ने कहा था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये अब जो करेक्शन ग्रुप में भेजी है, सर से डिस्कस की है या नहीं, पता चली करनी यार ये है। करनी तो चाहिए, क्योंकि अगर सर ने नहीं दिया, मैनुअल किसने प्रिपेयर किया था? सर ने किया होगा। नहीं, रेहान ने बनाया था। अच्छा। मेरे ख्याल में रेहान, बिट्स का तो शायद रेहान ने बनाया था, ये भी शायद रेहान ने ही बनाया, मोस्ट प्रॉब्ली उसी अच्छा, ने मैं बनाया। नोट्स में चेक करती हूँ, अगर मुझे रीज़न मिली तो मैं बता दूँगी। ओके, ऐसे तो लिखा भाई इलास्टिक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ है मेंबर की, तो उसमें तो हम पहले भी आइलेस फॉर्मूले में पाइस के कंसीडर किया था। चलो आप देख लेना, अगर आपको लॉजिक मिलता है तो हम सबसे शेयर कर देंगे, ठीक है। बिफोर द टाइम बीइंग जैसे ग्रुप में आया है पाइस केयर कर दो, यहाँ पे भी हुआ हुआ है, मैनुअल भी है, ये लेके चलते हैं। रहना यार अगर उसने आपको मिला। सारे बैच के साथ ही शेयर किया, तो कुछ देख के किया होगा, पहले भी सारी शीट उसने देख के सब कुछ करा लिया ना साइन। हाँ, क्या मोस्ट कहते प्रॉब्ली उसने डिस्कस किया होगा सर से। तो पाइस केयर ही है, एक सो के वन एल एक्स केयर, ठीक है। अब यही लेके चलते हैं, रहना आप फिर शेयर करना हमारे साथ क्या फाइंडिंग है आपकी। तो पाई वन हमने निकाल लिया एक्स एक्सिस के अबाउट। अब अगला स्टेप है बी वन एक्स निकालने, ठीक है। हमने हमने देखो अभी हम सारी एफर्ट किसके लिए कर रहे हैं, जो हमने शुरू में मोमेंट की डिमांड फाइंड की थी ना 168 के फीट, ठीक है। इसको मैग्नीफाई करना है हमने बिकॉज ऑफ द पी डेल्टा इफेक्ट्स। तो वो मैग्नीफायर हमने निकालने हैं, उस मैग्नीफायर के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। मैग्नीफायर हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसका, सी एम एक्स वन माइनस एल्फा पी आर ओवर पी ई वन एक्स। तो मैग्नीफायर के लिए हमें एक तो सी एम एक्स चाहिए, जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये ठीक हो गया। और हमें मैग्नीफायर के लिए चाहिए पी ई वन एक्स, जो हमने ये निकाला है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। सी एम एक्स हमारा वन है, वन माइनस एल्फा की वैल्यू वन है, एल आर पी के अंदर, ठीक है। पी आर हमने कितना निकाला शुरू में, 690 किप्स निकाले हैं। और पी ई वन एक्स हमारे पास कितना आया है, 11498 आया है कि ये चेंज कर लेना वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड ई आई, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीफायर की वैल्यू आ जाएगी, और मैग्नीफायर की वैल्यू ये देखो, ये पीछे लिखा भी हुआ है, वन से ग्रेटर होनी चाहिए या उसके इक्वल, ठीक हो गया। वरना पर मैग्नीफायर तो ना होगा ना कि वैल्यू वन से कम होगी। तो ये आपने क्या कहते हैं, हमारे 1.064 आया है, उसको हमने अपनी डिमांड से मल्टीप्लाई किया 690 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 100, सॉरी, मोमेंट की डिमांड कितनी है, 168 किप फीट है। तो हमारे पास 178.8 किप फीट हमारे पास मैग्नीफाई होकर मोमेंट आ गया। और दूसरी टर्म जो थी इक्वेशन के अंदर, ये वाली, ये हमने नहीं कंसिडर की, क्योंकि हमारे पास ये टर्म भी जीरो थी, कोई लेटरल लोड नहीं था, कोई लेटरल ट्रांसलेशन नहीं थी। ये तो हमारे पास ये इक्वेशन सिर्फ इस टर्म में रिड्यूस होगी, ये वाली सिर्फ इस टर्म में रिड्यूस होगी। तो ये हमने निकाल ली अपनी एम्पलीफाइड मोमेंट डिमांड, ठीक है, मैग्नीफाइड मोमेंट डिमांड। अब हम मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है, अब ये बीम कॉलम है तो वही हम बीम वाली चीज चेक करेंगे। एलपी कितना हमारे पास 12 फीट है, और एल इसका हम देख लेते हैं सेक्शन की कितनी वैल्यू है इसकी, देख के लेते हैं, इधर लिखी हुई है। एलपी की वैल्यू 10.9 फीट है, और एल आर की वैल्यू कितनी है, 46.6 फीट है। तो एल बी बीच में आ रही है इनके, तो हमारे पास सेकंड जोन है। जो सेकंड जोन है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला एप्लीकेबल होगा। ये सारी वैल्यूज अभी हमने निकाली थी इस एग्जाम्पल में भी, उसी तरह हमने निकालनी है। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी आ गई, 544.6 की फीट आ गई। और हमने शुरू में इस्टेब्लिश किया था कि हमारे पास रेशियो 0.2 से ज्यादा आ रही है, तो ये वाली इक्वेशन गवर्न करेगी। तो 690/1080 प्लस 8/9, ठीक है। हम वाई एक्सिस के बॉर्ड हमारे पास मोमेंट की कोई डिमांड नहीं है। हमारे पास अब देखो कैपेसिटी कितनी है, जो हमने निकाली है 544.6 की फीट। और मैग्नीफाइड मोमेंट कितना हमारे पास आया है, 178.8 की फीट। तो हमने मैग्नीफाइड मोमेंट इधर लिया और आंसर हमारा वन से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, जिसमें कॉलम बीम हो, आपको पहले पहले तो जज करना होता है आपकी इक्वेशन सेटिस्फैक्ट्री, चेक सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, उसके लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है। उसके लिए आपको पी आर और पीसी की रेशियो चाहिए होती है। पी आर आप लोड कॉम्बिनेशन से निकाल लेते हो, पीसी आप ये कितने टेबल से निकाल लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन के एल की वैल्यू क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन के रिलेटिव, ठीक है। आपने पी आर और पीसी से जज कर लिया कौन सी इक्वेशन है। उसके बाद आपको इक्वेशन में जितनी चीजें इनपुट करनी है उनकी वैल्यू चाहिए होती है। पी आर पी सी तो आपने निकाल लिया, अब आपको मोमेंट की डिमांड चाहिए और मोमेंट की कैपेसिटी चाहिए। तो कॉलम बी में, ठीक है, मोमेंट की और उसमें डिफ्लेक्शन आई हुई है आपके पास। देखो ये लिखा हुआ है कि इट इज बेंट इन सिंगल कर्वेचर। बेंडिंग का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन इसके अंदर आई हुई है ना, ठीक है। तो पी डेल्टा इफेक्ट्स है, इसका मतलब है आपने मोमेंट का जो डिमांड, मोमेंट की डिमांड निकाली उसको मैग्नीफाई करना है। आपने उसके लिए मैग्नीफायर निकाला, उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको पूरा किया। जब मैग्नीफायर आ गया तो आपने अपनी मोमेंट की डिमांड मैग्नीफाई कर दी। और इसके अलावा क्या कहते हैं, मोमेंट की कैपेसिटी आपने निकाली डिपेंडिंग अपॉन एल बी और उसका कंपैरिजन विद एल पी एन एल आर, ठीक है, जिस जोन में बन रहा होगा। तो मोमेंट की कैपेसिटी भी आ गई। तो इन सब से आपने फिर चेक किया कि आपका सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। तो हमारा सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री आ रहा था, लेकिन इन वैल्यूज को मॉडिफाई किया गया है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, a 14 feet W14 into 120 is used as beam column in a brace frame, कैसे brace frame है, it is bent in single curvature with equal and opposite end moments, सारी कंडीशन पहले वाली होगी, its ends are rotationally restrained and it is not subject to intermediate transverse load, यानी PLT दोबारा जीरो हो गया और MLT भी जीरो हो गया. Is the section satisfactory if PD is equal to 70 kip, KL is equal to 100 kip and if it has first order moments, अब दोनों एक्सिस के अबाउट हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट भी हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों हैं, यानी हमारे पास जोन सी भी इक्वेशन में वैलिड होगी उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और वही सारे स्टेप्स रिपीट किए हैं. पहले हमने लोड में डिमांड फाइंड की है, उसे कॉम्बिनेशन से, लोड कॉम्बिनेशन से, फिर एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट डिमांड फाइंड किया है, वाई एक्सिस के बाद मोमेंट डिमांड फाइंड किया है, ब्रेस फ्रेम में की वैल्यू 1 ले ली है, के एल की वैल्यू से हमने मैनुअल से वैल्यू ले ली है अपनी कैपेसिटी की जो हमारे मेंबर की है, तो कैपेसिटी आ गई, ये टर्म जीरो क्योंकि लेटरल लोड नहीं है, तो आपने जज कर लिया आपकी कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी, 0.2 से कम आ रही है तो आपकी उसके अकॉर्डिंगली H11B इस्तेमाल होगी. अब आपने अपनी मोमेंट की डिमांड को एम्पलीफाई करना है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो आप सी एम एक्स निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, PE1 निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, एम्पलीफिकेशन फैक्टर मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, उसके बाद आप मैग्नीफाई करोगे एक्स एक्सिस के मोमेंट को, फिर दोबारा आपने स्टेप्स सारे सेम पिछली एग्जांपल वाले हैं, फिर आप ये कहते हैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे CM, फिर आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे PE1, वाई एक्सिस का मैग्निफिकेशन फैक्टर आ जाएगा और वाई एक्सिस के मोमेंट को मैग्नीफाई कर दो, सही हो गया. अच्छा, ये आपने एज इट इज सारा काम कर लिया, अब आगे लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए, तो देखो आपके पास PR और PE की वैल्यू क्या है, 0.2 से कम आ रही है, 0.2 से कम आ रही है, राइट, तो ये वाली हमारे पास कंडीशन वैलिड है. लेकिन अब देखो इस कंडीशन में हमें एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए जो कि कैपेसिटी है, राइट, डिमांड हमने निकालनी है एम्पलीफाइड, हमने लोड एम्पलीफाई निकाली, लोड कैपेसिटी निकाली, इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें ये भी चाहिए होता है MCX और MCY. तो कोड क्या करता है, हमें कन्वीनियंस देता है और कहता है हम मैं आपको एक ऑल्टरनेट इजी इक्वेशन दे देता हूँ. वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, यानी आप वो वाली भी लगा सकते हो जो पीछे डिस्कस की है, लेकिन दिस इज अ क्विकर वन क्योंकि इसके अंदर आपको मोमेंट्स की कैपेसिटी नहीं निकालनी, आपको सिर्फ एडिशनल रो की वैल्यू चाहिए, BX की वैल्यू चाहिए, BY की वैल्यू चाहिए. MRX तो हमने निकाल लिया, MRY हमने निकाल लिया, PR जो है हमने निकाल लिया, अब हमें क्या एडिशनल चीजें चाहिए, एक रो की वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए इसकी BX की वैल्यू और एक हमें चाहिए BY की वैल्यू. ये भी स्टील मैनुअल से ही निकलेंगी, उन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है फ्रॉम AAC टेबल 6-1, टेबल 6-1 पे जाते हैं हम. टेबल 6-1 आ गया, ठीक है. अब हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन तुम्हारा है W14 into 120, W14 into 120. क्या आ गया W14 into 120 में चाहिए, ये W14 into 120, ठीक है. अब हमें चाहिए किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें हमें चाहिए रो की वैल्यू, BX और BY की वैल्यू. तो रो की वैल्यू हमारे पास KL की क्या वैल्यू है, 14 फीट, तो KL कितना हो गया हमारे पास, 14 फीट हो गया, ठीक हो गया. अब इसके रिलेटिव हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें रो की वैल्यू चाहिए, BX और B चाहिए, BY चाहिए. तो रो की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है LRFT में, 0.730 into 10⁻³ ठीक है. तो ये देखो 0.730 into 10⁻³ एक मिनट, ये पता नहीं +3 है कि -3 है. अच्छा, ये हमारे पास बहरहाल इसकी वैल्यू आ गई है अच्छा, ये कि पर इंच में है ना, तो शायद इसलिए नेगेटिव आ गया. और दूसरी हमारे पास BX की वैल्यू कितनी है, 1.13 है, ये देखो ये 1.13, इधर भी कितनी आ रही है 1.13, और BY की वैल्यू क्या है 2.32, ये कहाँ से आई है, ये BY कितना लिखा हुआ है एंड पे, 2.32 है, 120 के लिए 2.32. तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया. -3 + 3 वाला क्या सीन है? यार वो एक मिनट, यार माइनस लिखा हुआ है और
0.730 -3 ऊपर +3 है। अब मुझे पता नहीं यार, मुझे आइडिया नहीं है इसका। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, कैलकुलेशन इन्होंने किसी की है, एक मिनट। -3 से की कैलकुलेशन भी इन्होंने, क्या है कहा यार। बहरहाल हमारे इसमें सेक्शन क्या है, 0.743 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री आया है। ठीक है, तो हमने जो पिछली इक्वेशन थी वही डिमांडिंग, डिमांडिंग इन द सेंस कि आपको उसके अंदर निकालना पड़ता था मोमेंट्स की कैपेसिटी निकालनी पड़ती थी दोनों एक्सिस के अबाउट। तो उसके लिए पहले आप देखते हैं कौन सी जोन है, फिर उस जोन में जाके फॉर्मूला लगाते हैं उसका, उस फॉर्मूले के लिए जितने आपको इनपुट वेरिएबल्स चाहिए वो सब चूज करते हैं। ठीक है, इसके बजाय हमने सिंपल सा ये एक इजी फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, bx की वैल्यू निकाली, इसमें से by की निकाली, रो निकाली, एक ही पेज से तीनों वैल्यूज निकालेंगे टेबल के, और वहां से हमने जज कर लिया कि हमारा सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। वो समझ आई उसकी माइनस वाली की? मैं भी चेक करते हैं उसको। और हमारे पास यहाँ पे वन नहीं करते, हाँ देखो, जितनी वैल्यू मेरा ख्याल है 1 के क्लोज होती है ना, उतना ज्यादा आपके पास सेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है शायद। लेकिन देखो ये 1 से काफी डिविएट कर रही है, 0.743, तो इसलिए मैंने लिखा है, बट परहैप्स ओवर डिजाइन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस से है कि प्लस से, पहले कंफर्म करें। नंबर 2 ये तो माइनस ही किया है मैंने। तो फिर हमारे पास यहाँ पे शायद कुछ लिखा हुआ हो। ये तो बहुत ही ब्लेसेस है सारा यहाँ पे। क्या कह रहे हो? अगर किसी को आइडिया है वैसे इसका क्या हिसाब है, किसी ने लेक्चर लिया हो। ये एग्जांपल तो शायद सर ने करवाई भी नहीं थी जितना मुझे याद पड़ता है क्लास में, हमारे सेक्शन पे एटलीस्ट। ये वो यूनिट्स के साथ इनवर्स का साइन है ना? वही वजह होगी, हाँ, और तो कोई नहीं हो सकती। यानी इसका इसकी इन्वर्जन तो नहीं किसी तरीके से आ रही बीच में, वही फिर एक बनती है लॉजिक है ना। हम्म। चलो खैर, इसी तरह ही हुआ है इसके अंदर। और ये स्लाइड्स भी सर ने सारी बुक के स्निपेट्स होते हैं, बुक में भी डेफिनेटली फिर ऐसे ही हुआ होगा, माइनस लेके ही चलते हैं। बट वो तो यूनिट के साथ है ना इनवर्स। वही ना, तो हम्म, पर आके प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज किप्स के साथ इन्वर्स होने से वो उसका तो नहीं इन्वर्स हो सकता, -3 तो नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहे हो। गलत तो नहीं होगा क्वेश्चन? आई डाउट इट, ये कुछ लिखा हुआ है। Thus, when used in the proper interaction equation, they must be multiplied by 10 to the -3. Values of x minimum ISO tells values for row bx, by, ty, and tr presented in table 6.1 have been multiplied by 10 raised to the power 3. Thus, when used in the appropriate interaction equation, they must be multiplied by बस आ गया ना ये। When used in appropriate interaction equation जो हमने यूज की है, they must be multiplied by 10 to the -3। ठीक हो गया, माइनस माइनस में लेना, यहाँ से कंफर्म भी हो गया, सही हो गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया सारा। और कोई सवाल इस लेक्चर में? चार एग्जांपल्स हैं इसकी, हमने बस यही जज किया कि सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। दो एग्जांपल्स हैं जिसमें टेंशन और बेंडिंग थी, और बाकी दो हैं जिसमें आपके पास कंप्रेशन और बेंडिंग थी। तो इस पूरे में ये कहते हैं कोई सवाल? हमजा इकबाल आप भी आए हुए हैं यार, कोई रहनुमाई कर दो, कोई गलती गलती की हो।
यार ये क्वेश्चन 4 तो समझा दो। कौन सा क्वेश्चन 4? इन्होंने एंड पार्ट में यार ये क्या किया हुआ है, नहीं समझ आ रही इसकी। ये देख, तो उन्होंने हमारे पास वैसे कौन सी इक्वेशन थी अवेलेबल? एक मिनट, कौन सा केस था हमारा? पी आर ओवर केस पी 2 है। लेस देन, हाँ केस 2 है, ठीक है। तो उसमें हमें कैपेसिटीज निकालनी पड़ती हैं और दोनों एक्सिस के बाद निकालनी पड़ती हैं, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें कोड ने एक सिंप्लीफिकेशन दी है। आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, 1/2 रो पी आर प्लस 9/8 बी एक्स एम आर एक्स प्लस बी वाई एम आर वाई। एम आर एक्स हमारे पास है, एम आर वाई हमारे पास है, पी आर हमारे पास है, रो बी एक्स बी वाई अभी हमने टेबल से निकाला है। थे उस पर क्लास में? हाँ नहीं, मैं अभी आया हूँ। अच्छा रुको, मैं दिखा देता हूँ कौन सा सेक्शन है हमारा। W14 × 120। ये वाले वैसे है सही उसमें फॉर्मूला शीट में टेबल्स? यार ये जो वाई की कैपेसिटीज है ये तो हमें नहीं, हमने फॉर्मूला शीट में रखी हुई। क्यों ये नहीं है? तो फिर इसका मतलब है इधर तो वैसे नहीं है, मेरा भी ख्याल है। तो कोई फायदा तो ना होगा इसका, क्योंकि इसको हम अप्लाई तो नहीं कर सकते, वही वाला पहले वाला करना पड़ेगा, वो जो नहीं है हमारे पास टेबल्स। यार वो क्यों नहीं डाले हमजा वैसे? यार वो असल में सर ने क्या एग्जांपल कह रहे करवाई हो? नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ सर ने एग्जांपल करवाई नहीं है, तो आइडिया भी नहीं होगा कि डिफरेंट इक्वेशन यूज करनी है, तो इसलिए डाले नहीं। और यार ये तो बहुत ज्यादा टेबल्स हैं, किसके साइज तक यार वही निकालनी है? करनी पड़ेगी जो हमें सर ने करवाई है। मेरे पास यही काफी इजी थी, एक ही टेबल से तीनों वैल्यू मिल जाती, सिर्फ पुट करनी थी। अब फिर वही बात है कि अगर ना उसी पुराने वाले से करना है तो फिर इसको मिस कराओ, वही जाके चेक करो कि जोन कौन सी बन रही है, 1 2 या 3, उसके मुताबिक फिर दोनों एक्सिस के अबाउट कैपेसिटीज निकालो। फिर उन कैपेसिटीज को क्या कहते हैं उसी इक्वेशन में पुट करो जो पहले निकाली थी, आंसर आ जाएगा इस वैल्यू में। वरना इसमें तो हमजा ये देखो, ये तुम्हारे पास एक इजी सिंप्लीफाइड थी, 3 वेरिएबल चाहिए थे हमें, 3 हमें चीजें प्लग इन करनी थी, रो एम आर एक्स और एम आर वाई, और ये किसके लिए है? W14 × 120, W14 × 120। यार मुझे ये बताओ, जो ये कैपेसिटीज हम दिखा, वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, हमारे पास अगर वो टेबल ये हो देखो, तो उससे ज्यादा इजीली नहीं निकल आएंगी। ये भी तो बहुत आसान है, इसमें कैपेसिटी निकालनी नहीं। तुमने वैसे एक क्वेश्चन उनसे निकाला है, क्या आंसर यार आया ये था तरीका अगर तुमने जेन्युइन बहुत आसान कैपेसिटी से निकाला है? क्या हुआ है? है। ये वाला तरीका जेन्युइन बहुत आसान है। वही ना, लेकिन इसका टेबल नहीं है, मसला ये है उसमें फॉर्मूला शीट में। उसमें पहले बंदे को देखना पड़ेगा ना कि जोन कौन सी है, फिर उस जोन के मुताबिक रिक्वायर्ड फार्मूला कौन सा है, फिर उस फार्मूले के लिए जो आपको इनपुट चाहिए वो सारा निकालना पड़ेगा। तो जाहिर है ज्यादा टाइम हाँ कंज्यूमिंग ना, है वो उसके कंपैरेटिव। बिल्कुल। फिर सर ने क्लास में करवाया भी नहीं था ना सर ने ये वाला एग्जाम न्यूमेरिकल, तो जब शीट बनाई होगी तो शायद ना हो जहन में कि ये भी कोई चीज होती है या ये डालने की जरूरत है, क्योंकि एप्लीकेबल तो वो भी जाहिर है, तो ऐसा तो नहीं कि इनएप्लीकेबल है वो, बस कन्वीनियंट ज्यादा ये वाली है। एग्जाम्पल करवाई है आपको क्लास में सर ने? नहीं नहीं करे तुम लोगों को। हमें भी नहीं कराई हुई। ये वजह है ना। खैर अपनी जो फार्मूला शीट है उसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, कहीं ये ना और भी कुछ मिसिंग हो। यार सर जो है वो और ऊपर से यार ये फॉर्मूला शीट के अंदर सारे फॉर्मूलाज आगे पीछे हुए हुए हैं। एक टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं 2 3 पेजेस के डिफरेंस पे हैं, सारे आगे पीछे हैं, इतना मुश्किल हो रहा है इनको ढूंढने में भी। हम्म, बाकी तो सब कुछ है इसमें, ये तो सर ने नहीं करवाया इसलिए नहीं है, तो कोई इतना मसला नहीं है, फिर वही लगाना पड़ेगा पहले वाला, हमने इसके उसको मॉडिफाई करवा लिया, लेकिन अब टाइम नहीं। यार मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा करवा लेते हैं सर से, इसी को डिजिटल कॉपी साइन करवा लेंगे, फिर बाकी हम सारे इसी को प्रिंट करवा लेते हैं। एक दिन अभी भी है ना हमारे पास।
हम्म। ये फिर ऐसा करो ना, यहाँ से डिस्कस करो क्या बनता है, उसे ये भी दिखा हाँ, दो ना इस एग्जाम्पल में क्या है, तो क्या बताता है फिर आगे। और मेरे ख्याल से जब रेहान ने बनाए थे ना तो उसने उस वक्त खुद इसको प्रॉपरली नहीं किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, सर ने भी सवाल नहीं कराया हुआ था, एग्जैक्टली। इसीलिए। ये शायद देन सीनियर्स की फॉर्मूला शीट है। अच्छा। इसको हाँ, खुद से रिव्यू भी कर लेते हैं एक दफ़ा यार, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इशू ना हो जाए बस। मैं कभी इसको इतना डिटेल में देखा भी नहीं है शीट को, क्या किया इसमें है क्या नहीं है। मुरसलीन, अभी तुम क्या कह रहे हो, इसमें कौन सा टेबल मिसिंग है? यार ये वाला हमजा, ये देखो, ये वाला। अब ये चेक इसमें देखो ना, इसमें चेक में आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड है, रो, बी एक्स बी वाई, बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी निकाली हैं। ये देखो, बी एक्स यहाँ से आ गया, बी वाई यहाँ से आ गया, और रो यहाँ से आ गया। ये वाला टेबल नहीं है। सही। यार मुरसलीन, मेरा ना एक उसका सवाल था, जो रप्चर इफेक्टिव नेट एरिया होता है ना, हम्म। अ, उसके अंदर यार बाज़ दफ़ा ना हम एक एक्स्ट्रा अपना एक चेक लगाते हैं, वो जो 85% ऑफ आपका ग्रॉस एरिया वाला ना। कनेक्टिंग एलिमेंट के लिए। या यार वो वाला, क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लीज? यार मैं तुम्हें एक तस्वीर से समझाता हूँ, कनेक्टिंग एलिमेंट और होता है क्या। मुरसलीन यार, कनेक्टिंग और कनेक्टेड एलिमेंट में फ़र्क करना भी थोड़ा बता दो, किस तरह डिफरेंस करते हैं? यार आज इसमें बड़ी फिट तस्वीर मिली थी तस्वीर को, उससे मुझे भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ ये देखो, आपके पास ये बीम जा रही है, ठीक है। अब उसकी ना यहाँ तक आपके पास बीम थी, ठीक है, और आपको अगली बीम को ज्वाइन करना है उसके साथ। तो इस प्लेट के थ्रू देखो बोल्टिंग की हुई है, ऊपर से इस प्लेट के थ्रू बोल्टिंग की है, तो ये आपके पास कनेक्टिंग एलिमेंट है, कनेक्टिंग प्लेट देख रहे हो, ये कनेक्टिंग प्लेट है, ओके। ये कनेक्टिंग प्लेट है। तो इनके लिए ना जो आपके पास नेट एरिया होता है, आई गेस नेट एरिया ही लिखा हुआ था वहाँ पे, वो 85% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज्यादा आपने नहीं लेना। एक तरह से आप कह लो कंजर्वेटिव हो रहे हो, हम्म। क्योंकि ये सही। शॉर्ट लेंथ पे होती है ना, शॉर्ट लेंथ पे होती है, तो आपको काफी एक्यूरेट होना होता है। तो दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव रहते हुए हम 0.85 इंटू एजी उसकी अपर लिमिट रख देते हैं। तो ये सिर्फ कनेक्टिंग एलिमेंट्स में होता है और कहीं पे नहीं होगा। थैंक यू यार। तो समझ। और कोई क्वेश्चन है किसी का। एंड करें फिर, हमजा भाई अपलोड भी कर दे लेक्चर। सुबह मुझे तो फेमस था नहीं है, बाकी से पूछ ले। क्यों यार, मसला तो नहीं है ना? इसने रात को तो नहीं करना, अब तो वैसे भी रात होगी सिर्फ सोने में। चल ठीक है, ओके फिर।